तो देखिए हमने अभी ऑटोमेटिज्म का पार्ट 1 देखा था, उसमें पार्ट 2 में देखते हैं यहाँ तक आपको क्लियर था। इसके बाद में आगे बढ़ता हूँ, इसी को कैरी करता हूँ देखिए, ताकि आपको कंफर्टेबल रहे। इसको हटा के हमने नेक्स्ट देखते हैं कहाँ कहाँ पे आपका इनॉल कंटेंट बढ़ जाएगा, उसको हमने देखा। अब कहाँ देख के आपका इनॉल कंटेंट जो है वो कम हो जाएगा, ये दोनों चीजें होने के बाद भी, यानी कि रेजोनेंस और आपका इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग होने के बाद भी कब ये फैक्टर कम हो जाएगा, इसको देखते हैं। तो हमने दो केस देखे, बेसिक जो केस थे। पहला है आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O O C C। यहाँ पे देखा आपने कि साहब ये इसका जब टोटोमर बनाएंगे तो ये बन गया आपका CH3 C, ये OH ऐसे आ गया, देखिए ये यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, ये आपका C डबल बॉन्ड O O C C, ये H बॉन्डिंग आ गई थी। ठीक, इट वाज द केस ऑफ एसिटोएसिटिक ईस्टर, एसिटिक ईस्टर। दूसरा हमने लिया कि CH3 C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। इसने कहा, आपने इसका बनाया, देखिए कि ये क्या बनाएगा, यहां से हम देख रहे हैं इस तरह से, ये आपका इक्विलिब्रियम अभी भी इस साइड है, हालांकि इसका परसेंटेज काफी बढ़ गया था बिकॉज ऑफ एच बॉन्डिंग। यहाँ पे क्या हुआ, सेम केस में आपने कहा था अब ये CH3 C OH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। आपने देखा कि इस केस में आपका जो है ये एच बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर है, तो इसका परसेंटेज जो है वो बढ़ गया। परसेंटेज इसका बढ़ जाता है। वाई? बिकॉज यहाँ पे जो H बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग है इन कंपेरिजन टू दिस H बॉन्डिंग। ये आपका है एसिटोएसिटिक ईस्टर का ये है, और यहाँ पे देखिए एसिटाइल एसीटोन बना हुआ है, एसिटाइल ये एसीटोन, देखिए दिस इज एसिटाइल एसीटोन। तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अगर ये डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड अल्टरनेट, डबल बॉन्ड अल्टरनेट, अल्टरनेट पाई बॉन्ड चार्जेस, अल्टरनेट पाई बॉन्ड लोन पेयर, ये आपका सब जो है इंडिकेट करते हैं। 5 चीजें हैं, ये कभी रेजोनेंस से पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जो रेजोनेंस शो करते हैं। अब रेजोनेंस मतलब आपने कहा था अब ये चीज रेजोनेंट देखा, देखिए यहाँ से डबल बॉन्ड शिफ्ट होके ये रेजोनेंस शो करेगा। हाँ, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन नहीं है, कंप्लीट लौट के नहीं आएगा। रेजोनेंस दो तरह के हुए आपके, पार्शियल और कंप्लीट। तो यहाँ पे आप चाहें तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखिए यहाँ मैं इसका बनाता हूँ, मान लीजिए आपने कहा साहब ये क्या बन गया, देखिए इसका स्ट्रक्चर ये कैसे बनाते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत आसान होता है। देखिए ये आपने पहले इसको ऐसा का ऐसा लिख दिया कि साहब ये CH C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज H बॉन्डिंग, दिस इज CH3। अचानक आपने ये पाई बॉन्ड तोड़ा, ध्यान दीजिएगा, आपने ये पाई बॉन्ड तोड़ा। अब कहीं प्लस माइनस यानी क्लीवेज ऑफ दिस पाई बॉन्ड, तो अब ये कहीं माइनस कहीं प्लस जाएगा। ये चूंकि सिमेट्रिकल नहीं है, इसका मतलब प्लस माइनस कहाँ जाएगा हमें मालूम होना चाहिए। अब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके पास देखिए ये प्लस चला गया और ये माइनस चला गया। इस ऑक्सीजन के चार्ज के इंपैक्ट से, जो लोन पेयर के चार्जेस हैं उसके इंपैक्ट से, उस नेगेटिव चार्ज के इंपैक्ट से इसने किकिंग की, ये बॉन्ड टूटा, तो टूटने पे माइनस के पास प्लस आया, तो ये आपका डबल बॉन्ड बन गया। ध्यान दीजिएगा, अब ये हट गया। अगेन बॉन्ड्स ऑक्सीजन के 2 होते हैं, बढ़ गए तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। केमिस्ट्री में याद रखिए, बॉन्ड्स बढ़ जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड कम होंगे तो नेगेटिव चार्ज। किससे? जो नॉर्मल लिमिट है, जो परमिटेड लिमिट है। जैसे यहाँ पे आपने कहा साहब ये O है, ये H है, ये H है, लोन पेयर नहीं बना रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पे। अब ये एक बॉन्ड टूट गया तो क्या बना आपका OH। अब एक बॉन्ड कम हो गया, ऑक्सीजन के परमिटेड बॉन्ड कितने हैं? 2 हैं, तो क्या चार्ज आएगा? माइनस आएगा। इसके बजाय आपने कहा साहब मान लीजिए ये H3O करते हैं, तो देखिए बॉन्ड 2 होते हैं, 3 हो गए। परमिसिबल लिमिट क्या है? 2 बॉन्ड की है, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। क्यों? आउटर में 6 है, उसको 8 बनाने हैं ऑक्टेट के लिए। तो अब क्या है? ये H3O। अब देखिए बॉन्ड बढ़ गए, बॉन्ड यानी डंडे, बॉन्ड्स बढ़ गए तो पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड कम हो गए तो नेगेटिव चार्ज। इस प्रकार जैसे आपने कहा साहब अमोनिया में बॉन्ड बढ़ गए तो बन गया NH4, क्या हो गया? क्वाटरनरी बन गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया।
बॉन्ड कम हो गए, 3 बॉन्ड होते हैं, अमेरिका में आउटर में 5 है, उसको 8 चाहिए तो 3 से बॉन्डिंग करेगा, ये साहब NH2 माइनस का। नॉर्मल चीजें आपने पहले पढ़ी होंगी, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में कैसे आता है, क्या कॉन्सेप्ट है। बॉन्ड बढ़े तो पॉजिटिव चार्ज, बॉन्ड कम हुए तो नेगेटिव चार्ज। तो ये नीचे का हटा देते हैं इसमें, अब इसकी जरूरत नहीं। अब यहाँ पे आपने देखा कि इस तरह से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए, ये प्लस आया, यहाँ माइनस था, इस माइनस ने इस बॉन्ड को तोड़ा, किंकी, तो माइनस के पास, थोड़ा उल्टा है, माइनस के पास क्या आया, प्लस आया। देखिए अब ये माइनस चला गया, माइनस प्लस पास आते ही क्या हो गया, आपके यहाँ बॉन्ड बन गया। तो देखिए ये दिस इज रेजोनेंस, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ये रेजोनेंस है, तो ये रेजोनेंस शो कर रहा है, लेकिन कंप्लीट रेजोनेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि रेजोनेंस यहाँ से पूरा होके लौटा है, जैसे बेंजीन में होता है, वो स्टेबिलिटी को अलग ही तरीके से इंक्रीज करता है। तो क्या अभी हम हल्का देख रहे हैं। अब आपने कहा मान लीजिए कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है, जैसे आपने इसको लिया, यहां पे हम उल्टा केस ले रहे हैं, देखिए ये आपका OH, बेंजीन पे OH यानी फिनॉल है आपके सामने। अब आपने कहा साहब ये क्या है, इनऑल फॉर्म है, दिस इज इनऑलिक फॉर्म। अब इसमें उल्टा करते हैं, जैसे हमने यहां से H दिया है, देखिए बीच से, अब हमने क्या कहा कि हम वापस जो H दी है उसको लौट, हमें ये दिया हुआ है तो हमें H लौटा दी, हमने H लौटा दी पाई बॉन्ड को। देखिए यहाँ पे H 1 2 3, 1 से 3 यहाँ लौटा, तो क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका इस तरह से, देखिए ये ऐसे ही था, ये आपका डबल बॉन्ड O आ गया। आप ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे इसने आपने H लौटा दिया, यहाँ पे H लौटाने में इसका एक बॉन्ड टूटा, तो यहाँ 2 बॉन्ड, देखिए 2 और 2 4 बॉन्ड मौजूद है। यहाँ पे H आ गई अलग से, ये H यहाँ आ गई है, जो पहले एक H थी यहाँ पे, तो यहाँ पे भी H है। तो क्या हुआ, ये आपने कहा इस केस में ये इनॉलिक फॉर्म फिनॉल लगभग 100%, ऑलमोस्ट 100% होती है स्टेबल, और ये आपका कीटो फॉर्म बहुत कम होती है, दिस इज कीटो। अब यहाँ तो कहानी उल्टी हो गई, अभी तक हम देख रहे थे कीटो या तो 100% है या बहुत ज्यादा है। अब देखिए रेजोनेंस, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन के आने से, कंप्लीट रेजोनेंस के होने से इसकी स्टेबिलिटी शूट कर गई, 100% हो गई। तो 2 चीजें हमने देखी जो आपके टॉटोमेरिज्म में आपके कीटो इनॉल में इनॉलिक कंटेंट को बढ़ाती है। पहली क्या थी, आपका इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग, उसमें क्या बनता है, चीलेट रिंग बनता है, क्या कहते हैं, चीलेशन, 5 to 6 मेंबर जो हमने देखा। दूसरा आपका जो है रेजोनेंस, तो इन कारण से ये स्टेबिलिटी बढ़ती है। अगर हम इनका ऑर्डर लिखना चाहें, मान लीजिए रफ ऑर्डर लिखते हैं, तो आपको तो एग्जाम में 4 देगा 5 देगा, तो हम रफ ऑर्डर लिखते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं, देखिए रफली हम डिफाइन करते हैं कि क्या ऑर्डर होना चाहिए। तो आपने देखा था अभी कि कैसे हम इसका ऑर्डर निकाल रहे हैं, देखिएगा अनुमान से देखिए, आपको कैसे इसको दिमाग में रखना है। आपने कहा साहब ये CH3C डबल बॉन्ड OH, एसिटाल्डिहाइड की जो आपका इनॉलिक फॉर्म थी वो क्या थी, ऑलमोस्ट 0% थी, जो हमने देखा था इसके पिछले लेक्चर में। तो ये ऑलमोस्ट क्या है आपके एसीटोन के, हालांकि इसमें डिफरेंस होता है, लेकिन डिफरेंस ये आपके सिलेबस में नहीं पूछेगा आपसे कि कितना डिफरेंस होता है। तो इनकी ऑलमोस्ट 0%, ये इनॉल स्टेबिलिटी देख रहा हूं मैं, ये स्टेबिलिटी ऑफ इनॉलिक फॉर्म देख रहा हूं। तो यहाँ पे उसके बाद ये थोड़ा बढ़ जाता है आगे, स्टेबिलिटी ऑफ इनॉलिक फॉर्म, जब इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग आई, सबसे कम वाली किस केस में, जब इम्प्योर कार्बोनिल ग्रुप है। आपने कहा साहब ये जो हमने एसिटो एसिटिक ईस्टर के केस में देखा था, ये CH3C डबल बॉन्ड O, CH2C डबल बॉन्ड O, CH2CH3, ये देखिए इस तरह से आ गया, ये OCH लगा दो, सॉरी OCH2CH3, दिस इज OCH2CH3। अब थोड़ा हम इसमें रेजोनेंस डाल देते हैं तो थोड़ा और बढ़ जाएगा। अब कैसे रेजोनेंस डाला, देखिए दिस इज लेस देन, अब यहाँ पे मिथाइल के बदले हमने बेंजीन लगा दिया, मान लीजिए ये आपका बेंजीन C डबल बॉन्ड O, CH2C डबल बॉन्ड O, O CH2CH3। अब थोड़ा और बढ़ जाएगी, कब, जब हम इसको हटा के प्योर कार्बोनिल ग्रुप करते हैं। देखिए लेस देन, ये आपका हो गया CH3C डबल बॉन्ड O, CH2C डबल बॉन्ड O, CH3। अब ये प्योर कार्बोनिल ग्रुप आ गया। देखिए
एसिटाइल एसीटोन का केस आ गया, ये एसिटो एसिटिक ईस्टर का केस था। अब थोड़ा और ये बढ़ जाएगी अगर यहाँ पे एक बेंजीन का रिंग लगा दें। ये देखिए मैंने बेंजीन लगा दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसने इसको रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करा दिया और ज्यादा हल्का सा रेजोनेंस था ही आपके इनॉल फॉर्म में देखा आपने भी, ये CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। हल्का सा और कब बढ़ जाएगी? जब यहां भी आपने रेजोनेंस के लिए उसको स्ट्रक्चर दे दिया, उसको पाथ देना है आपको रेजोनेंस के लिए, और स्टेबिलिटी इनॉलिक फॉर्म की आपकी बढ़ती जाएगी। C डबल बॉन्ड O, दिस इज, तो ये ऑर्डर ऑफ, दिस इज मैक्सिमम इन दीज कंपाउंड्स, तो ऑर्डर ऑफ, दिस इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इनॉलिक फॉर्म। इनकी जो ये कीटो फॉर्मेट में है, इनकी इनॉलिक स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होना चाहिए, ये इससे ज्यादा है एंड सो ऑन, दिस इज ग्रेटर देन दिस, दिस इज ग्रेटर देन दिस, दिस इज ग्रेटर देन दिस एंड सो ऑन। तो ये आपने टोटोमेरिज्म में नॉर्मल तरीके, अभी हम देखिए इसके टिपिकल क्वेश्चंस में नहीं आए हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे पार्ट 1 देखा हमने, ये पार्ट 2 है, मे भी पार्ट 3 में हमें जाना पड़े। इसको देख लिया होगा, इसको हटा रहा हूं, देखिए अभी ये मैंने इसको हटा दिया। अब यहां पे हमने जब डिफाइन किया था टोटोमेरिज्म को, तो हमने क्या कहा था? एसिडिक हाइड्रोजन होनी चाहिए, याद कीजिए आप, अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए इस तरह से कि वो सैचुरेटेड चेन में, कि सैचुरेटेड चेन का हिस्सा हो। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे अनसैचुरेशन नहीं आना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये आपने कहा, ये आपका देखिए C डबल बॉन्ड O, ठीक बात है। अब ये क्या देगा? बिल्कुल देगा, क्यों? इसके पास भी H है, इसके पास भी H, ये भी H, ये भी H। आपने कहा साहब C डबल बॉन्ड O, देखिए मैं वैसे ही बना रहा हूं आपके सामने सेम पैटर्न पे, ये NH, ठीक। अब आपने ध्यान देना है आपको कि साहब ये देगा, बिल्कुल C के पास HH मौजूद है। तो कहां पे दिक्कत है आपको? मान लीजिए कहता है साहब ये C डबल बॉन्ड O, ये देखिए यहां पे O, कहां पे दिक्कत आएगी? ये देखिए ये देगा, बिल्कुल देना चाहिए, क्यों? इसके पास H, ठीक। देखिए अल्फा लोकेशन पे H, ये भी आपको टोटोमेर शो करना चाहिए। तो कब नहीं देगा? यहां पे अब हमने लगा दिया ये, अब देखिए पाई बॉन्डेड, यहां ये सैचुरेटेड चेन नहीं रही अब आपकी, अब ये H जो है इसको यहां देना आपके लिए लगभग असंभव हो जाएगा। आपको रीजन ज्यादा परेशान नहीं होना है। देखिए यानी पाई बॉन्डेड कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुड़ी है, तो अगर रेजोनेंस का फैक्टर नहीं आता है चेन में, तो इस हाइड्रोजन को देना आसान है, यानी ये आपका टोटोमेरिज्म जो है टोटोमेर शो नहीं करेगा। उसके बाद आपके इनॉल देख लिया होगा आपने, इनॉल पार्ट की स्टेबिलिटी, इनॉल पार्ट की स्टेबिलिटी देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे कि इनॉल पार्ट की स्टेबिलिटी सब कुछ होने के बाद भी, रेजोनेंस एंड इवन इंट्रामोलिकुलर एज बॉन्डिंग होने के बाद भी डिक्रीज कैसे कर जाती है। तो स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल decreases even after having intramolecular H bonding when steric hindrance is there. Steric hindrance is there. या और protic solvent is present. Protic solvent is present. केमिस्ट्री का देखिए अच्छा ही ये है कि आपको कुछ भी याद नहीं करना है, इसमें थोड़ा भी आप कॉन्सेप्चुअली समझते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ साहब कि आपने ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, एक ये लिया है आपने, एसिटाइल एसीटोन सामने है आपके, आपने कहा साहब यहां पे थोड़ा चेंज कर दिया हमने, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये आपका CH, ये भी CH3, ये C डबल बॉन्ड O CH3, ये जिगजैग फॉर्मेट में होता है देखिए ऐसे। तो ये दो आपने कहा साहब हैं जिनका हमें कंपेयर करना है, इनॉलिक फॉर्म क्या रहेगी। यहां देखिए मैं इसको बना रहा हूं, ये आपका CH3 ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए C, अब यहां से H गया तो क्या हुआ, ये हो गया OH, ये देखिए ये CH डबल बॉन्ड से आगे यहाँ H जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये बॉन्ड कम होगा,
ये आपका C डबल बॉन्ड O CH3, इसको मैंने इस तरह से टिल्टेड फॉर्मेट में लिख दिया। देखिए H बॉन्डिंग है, ठीक है, बढ़िया बात है। आप जानते हैं इसकी स्टेबिलिटी काफी बढ़ गई थी, 76% तक पहुंच जाता है। यहां पे देखा आपने सेम पैटर्न पे, देखिए CH3, ये C, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ऐसे O आया था, ये H आया था, यहाँ पे देखिए आपका ये हटा तो डबल बॉन्ड C, अब यहाँ पे ये आ गया CH3 एंड दिस इज C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ भी H बॉन्डिंग है। तो यहाँ दिक्कत क्या है? दिक्कत है, देखिए ये दो हैवी बल्कि थोड़े मोटे, थोड़ा लेथार्जिक टाइप के, लेथार्जिक ही बोलेंगे इनको, थोड़े लेथार्जिक ग्रुप जो है वो थोड़े हैवी ग्रुप लोग हैं। तो क्या है, ये एक दूसरे को किकिंग करते हैं। आप खुद सोचिए, एक बेंच पे, एक ठीक ठाक बेंच है, उस पर 4 पतले लोग बैठ सकते हैं, लेकिन अगर हैवी साइज के लोग हैं तो कितने, 2 बैठेंगे, 3 बैठेंगे, क्यों? बिकॉज स्पेस नहीं रहेगा। तो यहाँ स्पेस की प्रॉब्लम आती है, एक अनकहा रिपल्शन जो दिखता नहीं है, देखिए हमें, बट दो हैवी ग्रुप है तो ये एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज नोन एज स्टेरिक हिंड्रेंस, जब दो मोटे हैवी ग्रुप अगल बगल, जैसे बेंजीन के रिंग में ऑर्थो लोकेशन पे जुड़े हैं, अगल बगल की लोकेशन को, अगल बगल की लोकेशन पे, तो क्या होता है, वो एक दूसरे के अस्तित्व को नकारते हैं। वो स्वयं को साबित करने के लिए वो एक दूसरे को एक अनकहा रिपल्शन देते हैं, इस कारण से उनका जो है स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। दिस इज नोन एज स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट। तो बेसिकली आपने ऑर्थो में देखा होगा, ये हम देखेंगे आगे। तो ये इसकी इनॉल कंटेंट की स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाती है, इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, यानी आपका जो पहले वाला था वो ज्यादा स्टेबल है दूसरे वाले से। देखिए मैंने यहां सेक्शन किया हुआ है, ये इसका था और ये इसका है, तो ये आपका ज्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी this is more stable than this and this is less stable because of presence of steric hindrance effect। अब दूसरी चीज वो हमें बहुत ध्यान देनी है, प्रोटिक सॉल्वेंट। ये बड़ा कई जगह कई डिफरेंट चैप्टर्स में पूछे हुए सवाल हैं कि प्रोटिक सॉल्वेंट ने क्या किया। तो याद रखिए कि आपने देखा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली क्या है, 2 तरह की है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो नॉर्मल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो इंटरमॉलिक्यूलर है, इंट्रा नहीं, ठीक। तो याद रखना है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वेनिशेस, नष्ट कर देती है, समाप्त कर देती है, सभी संभावनाओं को खत्म कर देती है। किस चीज की? ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। यानी अगर इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग हो जाएगी तो फिर इंट्रा नहीं होगी, ठीक। अब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए हमने इनमें प्रोटिक सॉल्वेंट डाल दिया, सपोज हमने H2O डाल दिया सॉल्वेंट के फॉर्म में। अब H2O डाल दिया तो बजाय ये यहां से H बॉन्डिंग बनाने के, ये प्रेफर करेगा कि ये इस H2O से इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग बनाए। तो क्या हुआ बच्चों, इंट्रा तो हुई नहीं, क्यों? इंटर वेनिशेस ऑल द पॉसिबिलिटी ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। सिमिलरली इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग है तो वो इंटर को वैनिश कर देती है, पॉसिबिलिटीज को काफी कुछ। लेकिन इंटर चूंकि नॉर्मल एक सामान्य H बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग भी 2 तरह की हो गई। देखिए अपने ही मॉलिक्यूल से, जैसे आप जानते हैं FON, फॉन कॉन्सेप्ट याद रखिए, से H जुड़ी हो तो H बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग की बात कर रहा हूं अभी। तो वहां पे क्या है, अपने ही मॉलिक्यूल से, जैसे HF के कंटेनर में 4 मॉलिक्यूल जुड़े हैं, 10 मॉलिक्यूल जुड़े हैं, सैकड़ों जुड़े हैं, तो वो एक इस तरह की हो गई। एक क्या हो गई, आपने अल्कोहल है CH3CH2OH पानी में डाला तो क्या हुआ, क्यों आपको चम्मच से चलाना नहीं पड़ता, क्योंकि वो तुरंत इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग बनाता है। इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग या H बॉन्डिंग याद रखिए सॉल्युबिलिटी के बहुत अच्छे रीजंस में से। सॉल्युबिलिटी के 3 रीजन बेसिक होते हैं, चलिए वो बाद में बात करेंगे, लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसने क्या किया, इसकी पॉसिबिलिटीज को खत्म कर दिया। यानी अगर प्रोटिक सॉल्वेंट मौजूद है या स्टेरिक हिंड्रेंस है तो आपके जो इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग और रेजोनेंस होने के बावजूद भी स्टेबिलिटी बढ़ रही थी इनोलिक फॉर्म की, वो डिक्रीज कर जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ये स्थिति बनती है। मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और इससे ज्यादा, अब ये कैसे, पाई बॉन्ड देख लिया आपने, डबल बॉन्ड क्या करेगा, डबल बॉन्डेड कार्बन से H नहीं जाएगी। मैं आपको लेमैन की भाषा में बता रहा हूँ
कितना कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे? आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको एक आपका जो है एग्जाम निकालना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है जहाँ कट थ्रॉट कंपटीशन है। चलिए हम लोग बाद में बातें लेंगे। मेरे ख्याल से इतना काफी याद के आज के लिए। ध्यान से देखिएगा। थैंक यू।